मेहनत, जज्बे और हौसले का दूसरा नाम है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने दुनिया को बताया कि सपने देखो तो उन्हें साकार करने के लिए जी जान लगा दो। जिंदगी में कुछ बनने और करने के लिए किसी धनाढ्य परिवार से संबंध हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जन्म वडनगर के एक साधारण परिवार में हुआ था। और मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार का है। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। मेरे परिवार में कोई राजनीति क्या होती कुछ पता नहीं। मेरे परिवार में वो एक औसत छात्र थे। तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यही औसत छात्र एक दिन न सिर्फ देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति का ब्रांड बन जाएगा। नरेंद्र मोदी का जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। कहते हैं कि वो कभी रेलवे स्टेशन पर चाय भी बेचा करते थे। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। पीएम मोदी की शादी का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल पीएम मोदी जब 12 साल के थे तब वो अपने परिवार के साथ महिसाणा जिले के वडनगर में रहा करते थे। तभी एक साधु वडनगर आया। मोदी की मां हीराबा से उस साधु ने मोदी की कुंडली मांगी। हीराबा ने मोदी के साथ उनके बड़े भाई सोम भाई की भी कुंडली दिखाई। साधु ने सोम भाई की कुंडली देखकर कहा, इसका जीवन तो सामान्य ही रहेगा, लेकिन इसे जेल जाना पड़ेगा। वहीं तुम्हारे छोटे बेटे मोदी का जीवन उथल पुथल से भरा रहेगा। इसकी कुंडली में ऐसा योग है कि ये या तो एक दिन राजा बनेगा या फिर शंकराचार्य की तरह एक महान संत की सिद्धि हासिल करेगा। इसी बीच मोदी की पूजा पाठ में भी बहुत रुचि हो गई। वो अधिकतर समय पूजा पाठ में ही व्यतीत करने लगे। तो परिजन को चिंता होने लगी कि कहीं ये सचमुच में ही साधु ना बन जाए। मोदी को सभी ने बहुत समझाया, लेकिन उनके दिमाग से साधु बनने की बात निकल ही नहीं रही थी। इसी के चलते परिवार ने मोदी की शादी करवा देने का फैसला लिया। उन्हें लगा कि शादी हो जाने के बाद वो परिवार में व्यस्त हो जाएगा। परिवार ने आनन फानन में न सिर्फ मोदी की शादी के लिए वधू जशोदाबेन की तलाश कर ली, बल्कि उनके ही गांव जाकर मोदी की शादी भी कर दी। ये वो समय था जब बड़ों के फैसलों का छोटे विरोध नहीं कर सकते थे और इस समय बाल विवाह प्रचलित था। मोदी की शादी तो हो गई, लेकिन ज्योतिषी की कही भविष्यवाणी सही साबित हुई और मोदी संन्यास के रास्ते पर चल पड़े। मोदी को साधु संतों को देखना बहुत अच्छा लगता था और वो खुद भी सन्यासी ही बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया। वो पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम समेत कई जगहों पर घूमते रहे और हिमालय तक पहुंच गए। यहाँ भी वो कई महीनों तक साधु संतों के साथ ही घूमते रहे। यहीं से उन्हें जनता की सेवा की प्रेरणा मिली और वो वापस लौटकर राजनीति में शामिल हुए। सक्रिय राजनीति में मोदी का सफर काफी बाद में शुरू हुआ, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सदस्यता उन्होंने महज 17 साल की उम्र में ही ले ली थी। साल 1974 में वो नव निर्माण आंदोलन में शामिल हुए। नरेंद्र मोदी आरएसएस के बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे। वो आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजन में भी अपने मैनेजमेंट का कमाल दिखाते थे। नरेंद्र मोदी 1980 के दशक में गुजरात की बीजेपी की इकाई में शामिल हुए और 1988 से 89 के बीच बीजेपी की गुजरात इकाई में महासचिव बनाए गए। नरेंद्र मोदी ने 1990 की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब मुरली मनोहर जोशी ने कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने की यात्रा शुरू की, तब मोदी जोशी जी के साथ हरदम साथ रहते थे। यहीं से पार्टी की सुप्रीम लीडरशिप की नजर मोदी पर पड़ी और उनका राजनीतिक कद बढ़ना शुरू हुआ। इन यात्राओं के बाद मोदी के मैनेजमेंट स्किल को देखते हुए उन्हें बीजेपी की ओर से कई राज्यों का प्रभारी बना दिया गया। वो साल 1995 में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों के पार्टी प्रभारी बने और साल 1998 में वो संगठन के महासचिव बने। इस पद पर वो साल 2001 तक बने रहे। इसी साल गुजरात में भयानक भूकंप आया, जिसमें करीब 20,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी दरमियान गुजरात सरकार की आलोचना भी खूब हुई।
तो पार्टी कमान ने राज्य के नेतृत्व में परिवर्तन करने की सोची। नतीजतन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को अपना पद गंवाना पड़ा और सूबे की कमान नरेंद्र मोदी को सौंप दी गई। इसके बाद मोदी ने कभी मुड़कर नहीं देखा। मोदी के सत्ता संभालने के लगभग 5 महीने के बाद ही गोधरा रेल हादसा हुआ, जिसमें कई कार सेवक मारे गए। इसके बाद फरवरी 2002 में ही गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें भारी संख्या में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि ब्रिटिश उच्चायोग की स्वतंत्र समिति के मुताबिक तकरीबन 2000 लोग इन दंगों में मौत के घाट उतारे गए थे और मरने वालों में ज्यादा संख्या मुसलमानों की थी। इन दंगों को भड़काने का आरोप मोदी पर ही लगा था। जानकारों और विपक्ष का कहना था कि मोदी चाहते तो दंगा रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंसा की आग में गुजरात को जलने दिया। हालांकि मोदी के खिलाफ दंगों से संबंधित कोई आरोप किसी कोर्ट में सिद्ध नहीं हुआ और ना ही मोदी ने कभी दंगों पर दुख जताया और ना ही कभी माफी मांगी। यही वजह थी कि जब दंगों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात दौरे पर गए तो उन्होंने मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह दी, जिसे वाजपेयी की नाराजगी के तौर पर देखा गया। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। इन दंगों के बाद ही अमेरिका ने 2005 में मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया, लेकिन इन सब बातों से मोदी का मनोबल टूटा नहीं। दंगों के बाद 2007 के चुनाव में मोदी पहले से ज्यादा मतों से जीतकर गुजरात के मुख्यमंत्री बने। दिलचस्प बात है कि इस चुनाव में मोदी को सबसे ज्यादा वोट उन्हीं इलाकों में मिले थे जो सबसे ज्यादा दंगा प्रभावित थे। फिर 2012 में भी मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने प्रचंड जीत के साथ लगातार तीसरी बार गुजरात में सरकार बनाई। तब तक राजनीति में मोदी का कद इतना बढ़ चुका था कि उन्हें 2014 में पीएम उम्मीदवार के तौर पर देखा जाने लगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने मोदी के नेतृत्व में जबरदस्त जीत दर्ज की और केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। इसके बाद 2019 में भी पार्टी ने मोदी के नेतृत्व में शानदार जीत दर्ज की और 2024 में भी पार्टी भले ही बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अपने घटक दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब रही और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी विरोधी और राजनीति के जानकार कई लोग मोदी को धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाला मानते हैं, उन्हें मुसलमान विरोधी मानते हैं। पीएम मोदी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं। कुछ लोगों के लिए वो भारत के सबसे ताकतवर पीएम है, तो वहीं कुछ लोगों की नजर में निरंकुश नेता है। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो कहते हैं कि मोदी ने विरोध की आवाजों को दबाया है, मीडिया की स्वतंत्रता पर लगाम लगाकर उसे कमजोर किया है। ऐसे लोग भी बड़ी संख्या में हैं जो मानते हैं कि मोदी हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सच्चाई यही है कि मोदी की लीडरशिप में दुनिया भर में भारत का दबदबा बढ़ा है। इसकी बड़ी वजह है भारत का विशाल बाजार होना। खुद मोदी के कामकाज का तरीका पूंजी निवेश और विकास को बढ़ावा देने वाला है। वो खुद को एक टेक्नोक्रेट की तरह पेश करते हैं। मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को एक अलग पहचान दिलाई है। मोदी समर्थकों के लिए सबसे गर्व का पल शायद वही था जब व्हाइट हाउस में मोदी को सम्मानित किया गया था। ये सम्मान खुद मोदी के लिए निजी जीत जैसा था, क्योंकि गुजरात दंगों के बाद अमेरिका ने ही सबसे पहले उन पर प्रतिबंध लगाया था। बाइडेन हो या ट्रंप, दोनों की गर्मजोशी दुनिया ने देखी थी। मोदी एक देश के सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि वो ब्रांड बन चुके हैं। मोदी के समर्थक हों या विरोधी, दोनों ही मानते हैं कि मोदी एक शोमैन है, बड़े आयोजकों को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोदी विरोधी कहते हैं कि वो अदृश्य टेलीप्रॉम्प्टर के बिना कुछ नहीं बोल पाते, जबकि सच ये है कि मोदी को आम जनता से जुड़ने में महारत हासिल है। उन्होंने लोगों से जुड़ने के लिए असरदार सियासी अभियान चलाने के कई नए नुस्खे इजाद किए हैं, जैसे चाय पर चर्चा, मन की बात, परीक्षा पर चर्चा आदि। लेकिन ये भी सच है कि मोदी एक साधारण से कार्यक्रम को भी भव्य आयोजन में बदल देते हैं। इन सब का मकसद सिर्फ
एक ही है, ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच रहना। इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री रहे, उनकी मौजूदगी जनता के बीच इस तरह नहीं होती थी जैसी नरेंद्र मोदी की नजर आती है। हालांकि इन सबके बीच उनके आलोचक भी खूब हैं और राजनीति में रहते हुए उन पर कई आरोप भी लगे। साल 2002 के गुजरात दंगों के बाद से ही मोदी पर मुसलमान विरोधी होने के इल्जाम लगते रहे हैं। इन इल्जामों को बहुत हद तक खुद मोदी ने भी अपने बयानों से पुख्ता किया है। मिसाल के लिए मोदी अपने भाषणों में कहते नजर आते हैं कि आतंकी कपड़ों से पहचान लिए जाते हैं, मुसलमानों के लिए घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले आदि शब्दों का इस्तेमाल पीएम ने अपने भाषणों में किया। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। इसके अलावा पार्टी के कई नेता ये भी कहते सुने गए कि उन्हें मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। मोदी वोट की खातिर कभी मंदिर गए तो कभी मस्जिद तो कभी गिरजाघर और वहां जाकर उनकी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते भी नजर आए। लेकिन जब मस्जिद में गए तो उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया, जिससे उनकी मुसलमान विरोधी पहचान पुख्ता हुई। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मोदी मुसलमानों से नफरत करते हैं। दरअसल मोदी एक राजनेता है और जिस विचारधारा का वो प्रतिनिधित्व करते हैं वो उन्हें मुसलमानों के करीब जाने से रोकती है। निजी तौर पर वो कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो बचपन से मुसलमानों के करीब हैं। मोदी कहते हैं वडनगर में जहां उनका घर था वहां आसपास मुसलमान ही रहते थे और ईद के दिन उनके घर खाना नहीं बनता था क्योंकि मुसलमानों के घर से जो खाना आता था वो वही खाते थे। मुहर्रम में ताजिए के नीचे से निकलना उनके लिए लाजमी होता था। इस सब के बावजूद मोदी अपनी मुसलमान विरोधी धारणा बदलने में नाकाम ही रहे। शायद इसकी कुछ राजनीतिक मजबूरियां ही रही होंगी। इसके अलावा मोदी के ऊपर तानाशाह होने के भी आरोप लगे। विपक्ष के लोग उनकी तुलना पुतिन और जिनपिंग से करते हैं। उनका मानना है कि पीएम मोदी ने महत्वपूर्ण मीडिया आउटलेट्स को निशाना बनाया। साल 2021 में भी दैनिक भास्कर के ऊपर इनकम टैक्स का छापा, साल 2017 में एनडीटीवी के ऊपर सीबीआई का छापा, बीबीसी के ऊपर इनकम टैक्स का छापा। इन मामलों ने भी पीएम मोदी के दामन पर दाग छोड़े। विपक्ष उन पर यह भी आरोप लगाती है कि उन्होंने आरटीआई कानून को कमजोर किया, देशहित के नाम पर घोटालों को छुपाया, सुरक्षा एजेंसियों को विरोधी और विपक्षियों के खिलाफ इस्तेमाल किया, स्वतंत्र मीडिया को धराशायी कर दिया, धन की राजनीति को बढ़ावा दिया और चुनावी व्यवस्था को भी कमजोर किया। उनके ऊपर लगातार झूठ बोलने, चंदे का धंधा करने, भ्रष्टाचार का स्कूल चलाने, अमीरों की मदद करने और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप भी लगे। कुल मिलाकर मोदी की खुद की छवि चाहे जैसी रही हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया में मोदी ने भारत को जो पहचान दिलाई है और भारतीयों को जो सम्मान दिलाया है वो अविश्वसनीय है। मोदी सिर्फ नेता नहीं, फायर ब्रांड है जिसका लोहा आज सारी दुनिया मान रही है। मोदी ने आने वाले राजनेताओं को भी बता दिया कि भविष्य में एक नेता को कैसा होना चाहिए। मोदी के पद चिन्ह पर चलते हुए अब अन्य नेताओं ने भी जनता से संवाद बढ़ा दिया है। अब जनता नेताओं से किसी न किसी संवाद के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने में सक्षम है। नेता हो या जनता, सभी को मोदी ने सोशल मीडिया की ताकत को समझा दिया है। फिलहाल मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में है और उम्मीद है इन 5 वर्षों में देश उनके नेतृत्व में तरक्की और विकास के पैमाने गढ़ेगा, दुनिया में खुद को विकसित देशों के साथ ला खड़ा करेगा।